थोड़ा फिर से पूछिए भैया, तो रिकॉर्डिंग में भी आ जाए, और थोड़ा एक्सप्लेन भी कर लीजिए कि एग्जैक्टली क्या पूछ रहे हैं। हाँ। जो मतलब जो अपने चारों अवस्थाएं बताई है, तो हाँ। उसमें जैसे प्राणावस्था है, तो जैसे हम्म। पहले जैसे पदार्थावस्था है, तो उसमें जो परमाणु होते हैं वो सभी अवस्थाओं में होते ही हैं। तो ऐसे ही जो प्राणावस्था में जो प्राण कोश होता है, या हाँ। जिसको अपन सेल बोलते हैं, तो वो उसके उसका जो फॉर्मेशन होता है, तो वो सब में एक जैसा ही रहता है या अलग-अलग होता है? जैसे वनस्पति में भी है, पशु में भी है, मानव हम्म। में भी है। तो वो सेल का जो स्वरूप होता है, वो सब में एक जैसा ही होता है, ऐसा पूछ रहा था मैं। हाँ। हाँ जी। तो जैसे पदार्थ अवस्था में भी परमाणु है और बाकी अवस्थाओं में भी परमाणु अणु तो रहता ही है, लेकिन उनकी अ, प्रजाति अलग हो जाती है। प्रजाति मतलब हम जब अभी जिसको तत्व कहते हैं, कि कहीं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, तो कहीं कार्बन है, तो कहीं कोई और कॉम्प्लेक्स कार्बन से बने परमाणु होते हैं ज़्यादा, जिसको कार्बोक्साइड कहते हैं, वो सब चीज़ें रहती है। तो वैसे ही प्राण कोशा में भी होता है कि प्राण कोशा जीवावस्था के शरीर में और म म मानव के शरीर में तो रहती है, उसी से शरीर बना है। लेकिन उसकी जो बेसिक रचना होती है वो भी लगभग-लगभग सेम ही होती है, लेकिन उसको अलग करके देखते हैं बायोलॉजी में, कि वनस्पति का जो सेल होता है वो अलग प्रकार का होता है, और जो शरीर का सेल होता है वो अलग प्रकार का होता है। उसमें उसका मतलब 5वें या छठे स्टैंडर्ड में वो एक एक फ़र्क लिखने का भी पूरा क्वेश्चन आता है कि इन दोनों में क्या-क्या फ़र्क है? तो कोई 4-5 5-7 मुद्दे इसमें बताए जाते हैं, कि जैसे अ, वनस्पति के सेल का जो होता है दीवाल, जो उसका बॉर्डर होता है वो सख्त होता है, उसके आर-पार कोई जा नहीं सकता शायद, मतलब बहुत कम चीज़ें जा सकती हैं। जबकि जीवों का जो सेल होता है उसकी दीवार होती है वो इतनी सख्त नहीं होती है, थोड़ी-सी ट्रांसपेरेंट टाइप की होती है। तो उसके आर-पार द्रव्यों का आना-जाना हो सकता है। ऐसे-ऐसे कोई फ़र्क होते हैं, ज़्यादा तो मुझे भी पता नहीं, चूँकि मैं अभी बायोलॉजी बहुत नहीं पढ़ा हूँ, मैथ्स पढ़ लिया था 11 से तो। लेकिन होता है फ़र्क तो, पर जो बेसिक उसका एक, जिसको हम प्राण कोशा कहें, वो उसका एक जो अपना प्राण कोशापन होता है, वो तो वैसा ही रहता है हर हर एक अवस्था में। लेकिन थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है। जी भैया, मैं मतलब जैसे मध्यस्थ दर्शन की रोशनी में क्या है, और विज्ञान का तो ठीक है, विज्ञान का तो अपना वो उनका स्पष्टीकरण है ही है। तो ये दोनों मतलब इस पे मध्यस्थ दर्शन और विज्ञान दोनों एक ही बात को कहते हैं या अलग-अलग है यूँ? मैंने ऐसा समझा हुआ है अभी तक कि जैसे प्राण कोश या सब में एक जैसा ही होता है, मध्यस्थ दर्शन के अनुसार। तो वो थोड़ा-सा मेरा कन्फ्यूज़न था कि मैं सही समझ रहा हूँ या गलत? ऐसा। देखिए भैया, इसमें तो विज्ञान बहुत कोई गलत बात बोल नहीं रहा, प्राण कोशाओं की जब बात करते हैं तो। वो भी जो बता रहे हैं मुझे तो ठीक ही लग रहा है, उसमें बहुत कोई गलत है नहीं। लेकिन उसको पूरे विकास क्रम के अंदर में प्लेस करना हो नहीं पा रहा, जहाँ तक विज्ञान उसको देख रहा है, जहाँ तक मैं उसको मतलब समझ पाया हूँ। जबकि बाबा जी जो बता रहे हैं उसमें पूरे विकास क्रम में उसको प्लेस कर सकते हैं, कि ये प्राण कोशा अ, किस वो स्टेज पर, विकास क्रम के किस स्टेज पर प्राण कोशा का बनना हुआ, और आगे भी प्राण कोशाओं से क्या-क्या बना, ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से हम यहाँ सोच पाते हैं। जबकि विज्ञान में जो चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है यदि उसको इस तरह से प्लेस करने जाएँगे तो। लेकिन जो प्राण कोशा का एक कैरेक्टरिस्टिक देखना और उसका स्टडी करना और वो सब चीज़ें कर रहे हैं, वो तो बहुत ठीक ही हो रहा है विज्ञान में, ऐसा मुझे लग रहा है। तभी तो इतना सारा आज मेडिकल साइंस भी डेवलप हो पाया। लेकिन जो आप पूछ रहे हैं, कि जो मैंने बात बताई कि ऐसा फ़र्क वनस्पति में और जीव के सेल में होता है, वैसा दर्शन की रोशनी में क्या कहें, तो दर्शन में बहुत डिटेल में तो इस पर कुछ कहा नहीं है, लेकिन थोड़ा एक जगह पर कहा है कि जो प्राण सूत्र होता है, जिस प्राण सूत्र का अध्यास होता है, मतलब कि प्राण सूत्र कैसे फंक्शन करेगा, प्राण कोशिका कैसे फंक्शन करेगी, वो एक व्यवस्थागत रूप से उसमें निहित होता है, जिसको प्राण सूत्र भी कह सकते हैं, या प्राण कोशिका का अध्यास, या ऐसा कोई शब्द भी प्रयोग करते हैं। वो उसके अवस्था के अनुरूप थोड़ा-थोड़ा
और विकसित होता रहता है। जैसे वनस्पति की जो प्राण कोशिका होगी, उसका एक लिमिटेड फंक्शनिंग होगा कि जो ज़मीन से तत्व खींचे उसको अ, वनस्पति के सारे भागों में पहुँचाना और पत्तियों से फिर जो अ, प्रकाश संश्लेषण होकर के जो बना, उसको फिर सारे भागों में पहुँचाना या उसको जितने भागों में आवश्यक हो पहुँचाना, फिर फल बनाना, ये सब लिमिटेड फंक्शन होंगे। जबकि जीव में देखेंगे तो पूरा शरीर का चलना और शरीर की बहुत सारी क्रियाएँ, डाइजेशन सिस्टम और वो सब बहुत विकसित होता है। तो वहाँ उन प्राण कोशिकाओं का फंक्शनिंग थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड होता रहता है या और विकसित होता रहता है। तो मानव शरीर में वो चरम पर पहुँच जाता है। प्राण कोशिकाओं की जो सबसे विकसित रचना है वो मानव शरीर है। शरीर में भी देखेंगे तो जो हाथ में या पैर में जो प्राण कोशिकाएँ है, उनका फंक्शनिंग कुछ किसी एक तरह का है और जो आंतों में या लीवर में जो प्राण कोशिका है, उनका फंक्शनिंग अलग तरह का है। तो इस तरह से शरीर में हर एक जगह जो भी प्राण कोशिका बनती है, फिर वो अ, विघटित भी होती रहती है, चलता ही रहता है। तो जहाँ प्राण कोशिका बनेगी, वो वैसे फंक्शन करेगी। तो उस रूप से देखें तो उसका प्राण सूत्र व्यवस्था के अर्थ में अनुकूलन साधता रहता है कि मुझे यहाँ इस स्थिति में क्या काम करना है, इस जगह पर क्या भागीदारी है मेरी। तो उस भागीदारी के अनुसार उसमें बदलाव हम कह सकते हैं कि है। लेकिन प्राण कोशापन जो जिसको कहे कि जो पुष्टि जिसका धर्म है और जिसको हम प्राण कोशा कहे, वो तो सेम रहता है। ये बाकी किसी ने इस पर सोचा हो तो बता सकते हैं। मैंने तो पहले बहुत सोचा नहीं था, अभी मैंने प्रश्न पूछा तो जो मुझे ध्यान में आया वो मैंने बताया। शार्दुल भैया, क्या आपको क्या लगता है? जी भैया, इसमें मैं थोड़ा इतना ही बताना चाहता हूँ। जैसे अब ये तो क्या, एक प्राण कोशा और प्राण सूत्र और एक वो रचना सूत्र, ये तीन चीज पर उसमें अपन बिना शब्द के समझे तो दर्शन में एक चीज आती है। जैसे परमाणु बनते हैं, तो परमाणु के मूल में जो अंश है वो हर परमाणु में एक ही प्रकार के, मध्यस्थ दर्शन ये कह रहा है। ठीक है, गठन परमाणु में भी वही अंश है जो गठनशील परमाणु में। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट ये बता रहे हैं, जो प्राण कोशा या जो ये रचना सूत्र और प्राण सूत्र है वो तो प्रजाति के अनुरूप है, उसमें बीज बना रहता है। और ये जो प्राण कोशा के मूल में जो पहली जो भी इकाई है, उसका नाम साइंस ने जो भी कहा, बाबा जी वहाँ प्राण कोशा लिख रहे हैं, कहीं शास्त्रों में आया है, वो सब में एक जैसा ही है। ठीक है, उनकी फिर संख्या भेद से फिर उनका आचरण भेद बता रहे हैं। और तीसरा ये बता रहे हैं, जो गठनपूर्ण परमाणु है वो मूल में एक जैसा ही है, उसमें वही 61 अंश है, एक प्रकार से गठन है। और फिर वो जीव अवस्था में किस प्रजाति या जाति को चलाता है, उसका आचरण भेद है। और मानव में चेतना का जो स्तर है वैसा उसका आचरण है। ये ऐसा दर्शन में ऐसा आता है। वहाँ अंश भी एक है या, और कोशा जो मूल में जो स्पंदनशीलता जो होगी, फर्स्ट जो इकाई है वो प्राण कोशा जीवावस्था के शरीर मानव शरीर में भी एक जैसी ही है। फिर वो संख्या भेद से अलग अलग जगह अलग आचरण है, ऐसा बताते हैं मेरे हिसाब से। जी भैया, ठीक बात है। आपको चेतना दीदी, आपको क्या लग रहा है इसमें? भैया, मैं भी साइंस की स्टूडेंट नहीं हूँ, तो ये एटम और जो भी कुछ चीजें समझी है वो यहाँ पे ही आके समझी है। तो आपने और शार्दुल भैया ने जो बताया, मेरे पास भी इतनी ही सूचना है। तो है तो बेस में एक जैसी ही, लेकिन जिस जगह पे वो काम करती है उसके अनुरूप उसका स्वरूप होता है।
तो बेसिकली तो सेम ही है, लेकिन अलग अलग फंक्शनिंग जो है उसका उस तरह से उसमें बदलाव होता है, यही सूचना है मेरे पास भी। जी। भैया एक बाबा जी का संवाद है, थोड़े दिन पहले मैंने सुना था, हाँ जी। थोड़ा सही सुना था, तो बाबा जी सेम चीज उन्होंने बोली थी जो आप बता रहे हो कि एक ही होता है प्राण कोशा, लेकिन जहाँ पे जैसा उसका काम है, हार्ट में है तो उस तरह से वो हार्ट के प्लेस पे है तो उस तरह से वो फंक्शन करेगा, लेग में है तो उस तरह से फंक्शन करेगा। हम्म। ठीक है, तो भैया आपके प्रश्न का हम लोग समाधान कर पाए ठीक से? हाँ भैया, मैं मतलब वो यही सह-अस्तित्व और व्यवस्थाओं को समझने के लिए थोड़ा प्रयास कर रहा था, तो मुझे लगा कि इसकी स्पष्टता के बिना आगे गति हो नहीं पाएगी, तो मैंने कहा इसको थोड़ा-सा स्पष्ट करें। तो ठीक है, अभी तक तो मतलब जो जैसा-जैसा मैं समझ रहा था वैसा ही वो है बाबा जी, क्योंकि वो बार-बार यही बताते हैं कि भई वो सारा एक जैसा ही है। तो हाँ। मुझे लग रहा था कि भई मैं ठीक समझ पा रहा हूँ कि नहीं, वही मेरे को थोड़ा-सा स्पष्ट करवाना था। तो बहुत कुछ तो स्पष्ट हो चुका है। अब वो विज्ञान वाली जो बात है, वो कोई हुँ, साइंस में समझता हो तो वो उनसे बात की जा सकती है। बाकी मध्यस्थ दर्शन बिल्कुल। के अनुसार तो मेरे ख्याल से सबकी बात तो करीब-करीब एक जैसी हो रही है। उसमें तो कोई फ़र्क नहीं आ रहा है। हुँ। जी भैया। हाँ, लेकिन जो जो आप प्रयास कर रहे थे व्यवस्था के अर्थ में उसको देखने का, तो जी। इसको इस अर्थ में देखें तो फिर ऐसा कहना बनता है कि एक प्राण कोशिका क्या कर लेगी, उससे बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है। आप वो आचरण पहचान ही नहीं पाएँगे, है ना? एकाएक प्राण कोशिका क्या कर रही है। लेकिन प्राण कोशिकाओं का समूह मिलकर के जिस आचरण को व्यक्त करता है, जैसे एक अणु क्या करेगा या एक एक अणु तो ख़ैर फिर भी कुछ हम कह सकते हैं, लेकिन एक परमाणु क्या करेगा? तो इसके बारे में फिर कुछ कहना, उसके आचरण को देख पाना या इससे छोटा जा कर के कहें तो एक परमाणु अंश क्या करेगा? तो यहाँ तो फिर हम कोई बता नहीं सकते कि क्या व्यवस्था होगी। तो परमाणु के लेवल पे थोड़ा कह सकते हैं कि हाँ, एक व्यवस्था है, तो वो सबसे छोटी इकाई जिसको कहते हैं व्यवस्था की। लेकिन फिर अणु जब बनाते हैं परमाणु मिलकर के और अणुओं से अणुरचित रचना जिसको हम कहते हैं, तो कोई वस्तु के रूप में जब कुछ दिखता है और व्यवस्था में उसका ठीक प्रकटन हमको दिखता है, तब हमको पहचानने में आता है उसका आचरण। उससे सूक्ष्म में तो बहुत हम अनुमान ही करते रहते हैं कि अच्छा ऐसा होगा और व्यवस्था को वहाँ देख पाना भी थोड़ा-थोड़ा मुश्किल होता जाता है। जैसे-जैसे चीज़ों को हम तोड़ते जाते हैं, उसको अलग-अलग करते जाते हैं। तो प्राण कोशिकाओं के बारे में भी जब व्यवस्था के अर्थ में इसको देखेंगे, तब तो यही देखना बनता है कि प्राण कोशिकाओं से रचित जो एक ऐसा बताते हैं कि क्या उसको कहेंगे पहले तो कोई एक क्रम बताते हैं बायोलॉजी में कि एक पहले सेल है, सेल से बना हुआ कुछ एक भाग है, उससे फिर मसल बनते हैं या फिर कुछ और चीज़ें बनती है। उससे फिर एक उपांग बनता है, जैसे एक उँगली है वो अंग नहीं है लेकिन एक उप अंग है तो इसको उपांग कहते हैं। ऐसे उपांग मिल कर के फिर एक अंग बनाता है, जैसे फिर हाथ बन गया और फिर पूरा शरीर बनता है। तो वहाँ भी इस क्रम को तो पहचानते ही है कि भई आप अकेले सेल को कहीं देख नहीं पाएँगे कि ये क्या करेगा, लेकिन वो कहाँ पर है, तो वहाँ पर अकेला एक उँगली का क्या एक फंक्शनिंग है, एक हाथ का फंक्शनिंग है कुछ या एक छोटे भाग को देख ले शरीर के किसी, तो उसका भी कोई फंक्शनिंग है लेकिन उसमें भी लाखों करोड़ों लाखों नहीं करोड़ों अबजों प्राण कोशिकाएँ होगी। तो वो मिल कर के जब कोई रचना बनाती है तब एक आचरण को प्रकट कर पाती है, जिसको हम पहचान पाएँ। उससे छोटे में भी उनकी अपनी व्यवस्था तो है ही, लेकिन फिर हमको बहुत गहरा जाना पड़ेगा या बहुत सारे अनुमान करने पड़ेंगे उस आचरण को पहचानने के लिए। तो व्यवस्था के अर्थ में तो ये है कि हर इकाई, हर प्राण कोशिका अपने में व्यवस्थित है, बड़ी व्यवस्था में भागीदार है। वैसे ही प्राण कोशिकाओं का समूह बनेगा जो जो बड़ी व्यवस्था कह रहे हैं। वो समूह अपने में व्यवस्थित होगा, बड़ी व्यवस्था में भागीदार होगा। तो वैसे-वैसे ये प्राणावस्था की रचनाएँ बनेगी। वैसे जीवावस्था के शरीर बनेंगे, वैसे ही मानव का शरीर बना है। तो व्यवस्था के अर्थ में उसको इस तरह से सोच सकते हैं।
जी भैया, मैं भी वो जैसे वो बार-बार ये आता है ना कि भाई सेल तो वही है, लेकिन वो किडनी का सेल किडनी में जाके अलग काम करता है और हार्ट का सेल हार्ट में जाके अलग काम करता है। और जो माइंड का सेल है वो माइंड में जाके अलग काम करता है। तो हुँ, वो उसी उसी को समझने के लिए मेरा ये प्रश्न था। जी। जी। अजय भाई आ गए ना, अजय भाई बता देंगे। क्या बात है भैया? क्या? जी भैया नमस्कार। क्या कुंज बिहारी क्या पूछ रहे? जी भैया, मैं काफ़ी कुछ वो तो हो चुका स्पष्टीकरण, पर वो ये था भैया कि जैसे व्यवस्थाओं को और अस्तित्व को समझने जाते हैं तो जैसे कि भई अ, सब जड़ परमाणु और पदार्थ में परमाणु और सब चारों अवस्थाओं में जो परमाणु हैं वो एक जैसे ही हैं। और इसी तरह से जैसे प्राणकोश की बात करते हैं तो वो भी वनस्पति में और अ जीव में और मनुष्य मानव शरीर में सब में एक जैसे ही हैं। तो उसका थोड़ा-सा स्पष्टीकरण चाह रहा था मैं। तो विज्ञान में कुछ अलग बताते हैं और अपना मध्यस्थ दर्शन तो यही बताता है कि भई सब प्राणकोश एक जैसे ही हैं, सब सेल एक जैसे ही हैं। और अभी काफ़ी स्पष्ट हुआ कि वो समूह में उनकी एक समूह में वो जाके अपनी भागीदारी तय करके उसके हिसाब से अपना आचरण व्यक्त करते हैं। तो इस पे थोड़ा आप और कुछ स्पष्टीकरण दे पाएँ तो? नहीं तो इसमें मैंने क्वेरी क्वेश्चन देखो, जैसे परमाणु सब एक जैसे तो नहीं है, परमाणु तो सब अलग-अलग है। नहीं, जैसे परमाणु वो हाँ, परमाणु जैसे भैया जैसे परमाणु से मेरा मतलब था कि जैसे 118, 120 तरह के जो परमाणु हैं, हाँ, हाँ। तो वो सब अपने निश्चित आचरण के साथ हैं और वो मतलब जैसे अपने जैसे जीवन परमाणु है तो वो सारे एक जैसे हैं, लोहे के परमाणु है तो वो सारे एक जैसे हैं। हुँ। तो जो जैसे जो सेल्स हैं, तो वो वनस्पति संसार के सेल्स और जीव संसार के और मानव के शरीर के सेल्स, ये सब भी एक जैसे ही हैं क्या? ऐसा मेरा बेसिक प्रश्न ये था। लगभग कह सकते हैं। थोड़ा-सा जो सेल वॉल का अंतर है, जीव सेल और जो वनस्पति के सेल्स हैं, है ना? उनमें एक सेल वॉल होती है, वो कुछ माइनर अंतर है, बट फिर भी सवाल क्या बनता है इसमें? नहीं, सवाल सवाल यही था कि ये जो प्राण कोश है, ये मतलब अ, सब अवस्थाओं में एक जैसा ही है क्या? ऐसा जानना चाह रहा था मैं। लगभग थोड़ा-थोड़ा वेरिएशन जी। है ना? जैसे जो प्राण सेल मैंने जो प्राण अवस्था में है, जैसे उसमें जो क्लोरोफिल होता है, जो अपना भोजन खुद बना लेता है, वो ह्यूमन सेल और उसमें नहीं है, ऐसा भोजन बनाने की अवस्था। तो कुछ-कुछ चीज़ें डिफरेंट हैं, मैंने प्राण अवस्था की सेल में और जीव अवस्था की सेल में। तो भैया ये मतलब इसमें विज्ञान और मध्यस्थ दर्शन दोनों एक ही बात बता रहे हैं? मध्यस्थ दर्शन तो ज़्यादा बात ही नहीं कर रहा सेल की ना, वो तो कह रहा है जो विज्ञान कह रहा है सही कह रहा है। अच्छा, अच्छा। ठीक हुँ, ठीक है। ठीक है, जो भी ठीक। विज्ञान कह रहा है सही कह रहा जी, जी। ठीक है भैया। है। हुँ। नहीं, जैसे सभी परमाणु में परमाणु अंश तो एक समान है, लेकिन उनका प्लेसमेंट जो है कितने नाभिक में कितने किस परिवेश में है, उसके आधार पर उसका आचरण है। तो 118-20 तरह के परमाणु हो गए। वैसे ही कोशिकाएं भी परमाणु से बनी है, परमाणु अंश से बनी हुई है। ऐसा नहीं है, प्लेसमेंट की बात नहीं है, माने अंश एक जैसे हैं लेकिन गठन अलग-अलग है ना, 2 अंश का, 5 अंश का और फिर उनका गठन का स्वरूप। तो पूरे पूरे जो भौतिक जगत में डिजाइन है, वो
गठन बदलने से और मात्रा बदलने से, हाँ ठीक है, संख्या और ठीक है, गठन का स्वरूप बदलने से उसका आचरण बदलता है। जैसे कार्बन ही है डायमंड, है ना, और कार्बन ही अपनी पेंसिल में लगा हुआ है जो ग्रेफाइट, है ना, लेकिन इनका जो गठन है, जो स्ट्रक्चर है, कार्बन का भी जो अणु इतने सारे दिखते हैं ना अपने को, बहुत सारे अणु, तो उनका जो स्ट्रक्चरिंग है, जैसे एक घर में हम अपने वही सामान आपके घर में है, वही मेरे घर में है, सोफा सेट, है ना, और सपोज हम दो परिवार, दो भाई एक जैसा घर बनाए और हॉल एक जैसा है, एक साइज का, एक जैसे, या जो मल्टी स्टोरी होती है सबके हॉल एक जैसे होते हैं, सपोज एक जैसे सामान दे दो, लेकिन जो उसको वो अरेंज करता है तो एक का घर अलग टाइप से दिखता है, अरेंजमेंट की वजह से दूसरे का अलग दिखता है, फंक्शनलिटी भी बदल जाती है उसके अरेंजमेंट से। तो जो जड़ जगत में है वो अरेंजमेंट और स्ट्रक्चर बदलने से फंक्शन बदलता है ना, तो इस तरह से डिफरेंस हो जाता है उसमें। तो वही सेल है किडनी में, जिस तरह की स्ट्रक्चर में वो इकट्ठे होते हैं और आंख में जिस स्ट्रक्चर से इकट्ठे होते हैं, फंक्शन बदल जाता है। स्ट्रक्चरल चेंज ब्रिंग्स फंक्शनल चेंज, ऐसा है। पर जैसे सारी कोशिकाएं परमाणु से बनी, परमाणु अंशों से बनी हुई है, हर प्रजाति के पौधे में अलग कोशिका, एक प्रजाति के पौधों में कोशिका एक जैसी है, तो अलग प्रजाति आती थोड़ा उसमें फर्क आ जाता हो, तभी तो अलग प्रजाति है। ऐसे हर जानवर, इसमें मैंने बहुत ज्यादा मैंने डेप्थ में, क्योंकि एक तो बायोलॉजी नहीं पढ़ा है तो निमिषा मैन वगैरह ज्यादा अच्छे से बता पाएंगी शायद, मैं बहुत डेप्थ में इसमें नहीं गया कि उसमें जो, और दर्शन में भी उतना मतलब डेप्थ में इस पे बात नहीं की, क्योंकि बहुत छोटे छोटे रेफरेंस देके छोड़ दिया है। तो किसी का यदि बहुत मन हो, लेकिन जो भी विज्ञान कह रहा है उसमें कोई बहुत व्यतिरेक नहीं है, लगभग ये जो अध्ययन है विज्ञान का वो एकदम ठीक है। तो यदि अपन को देखना होगा तो फिर वो थोड़ा, यार साधन भैया का इसमें अच्छी पकड़ है फिर भी, कि आरएनए डीएनए, देखो ये तो बोल ही रहे हैं अपन लोग कि दो बच्चे होते हैं, आपका बच्चा मेरा बच्चा, माता पिता से जो, है ना, जो आरएनए डीएनए में जो छोटा मोटा चेंज तो रहता ही है, तभी किसी के बाल अलग रंग के हैं, आंख का कलर अलग है ना, तो वेरिएशन तो है बहुत माइनर लेवल पे, लेकिन वो सेल पे नहीं होकर के सेल किस तरह से अरेंज्ड है ना, या सेल तो कुछ, या माइनर वेरिएशन तो है ही, बट उतना वो जो विज्ञान कह रहा है वो ठीक कह रहा है उसमें लगभग लगभग। हर सेल में पूरे शरीर का रोड मैप, नक्शा जो भी बोल दो है। हाँ हाँ, इसलिए एक प्रजाति के पौधों में एक जैसी सेल, तो प्रजाति बदलते ही सेल बदल गई। ऐसी जानवर में भी शरीर ऐसा तो तो नहीं, कोशिकाओं से बना ऐसा है। नहीं कह रहे, ऐसा नहीं कह रहे, सेल पूरी सेल नहीं बदल रही है। हाँ मतलब सेल में कुछ कुछ वेरिएशन है, जैसे हाँ जिसको हाँ, क्या क्रोमोजोमल वेरिएशन माइनर, ऐसा यस यस, ओके, ठीक है, है तो ना। ऐसा ही जैसे है। सेल में देखेंगे तो अपने को जब पढ़ाते थे ना, यदि याद करोगे तो हर सेल में माइक्रोकॉन्ड्रिया है जो एनर्जी का काम करता है, फिर हर सेल में ऐसे बहुत सारे एलिमेंट सेम है, लेकिन कुछ कुछ माइनर वेरिएशन है जिसकी बदलते बदल जाती हैं चीजें। नमस्ते भैया। हाँ निमिषा बहन बताएं, ज्यादा अच्छा रहेगा। ये जैसे भैया ने बताया कि हर सेल में, लेकिन रोड मैप तो बीज से जैसे चालू होता है, जैसे ह्यूमन का भ्रूण से चालू करे तो जैसे डिफरेंशिएशन दो सेल के मिलने से चालू होता है, वहां से ही डिफरेंशिएशन चालू हो जाता है। और वहां 3 लेयर बनने क्योंकि उनके फंक्शन अलग अलग है, तो डिजाइन कुदरती ऐसा बनता है कि 3 डिफरेंट डिफरेंट बनते हैं लेयर, उसमें से ही मसल वाला एक पोर्शन अलग बनता है। एक्सटर्नल शरीर का जो भाग है उसको बनाने का एक लेयर पूरा नया तैयार, उसमें से ही फिर डिफरेंशिएशन चालू होता है। मतलब अंदर रोड मैप होता है, लेकिन कैसे कुदरती तरह से होता है, किसी ने अभी तक मतलब इतना रिसर्च वहां तक का नहीं हुआ है। ये 3 लेयर होना चालू हो गए वो पता चल जाता है, लेकिन उसके आगे का कुछ नहीं है। जैसे कि परमाणु में क्वार्क्स पार्टिकल का कुछ नहीं अभी तक
थोड़ा थोड़ा बहुत बोलते हैं कि वो बोसोन वोसोन का, बाकी कुछ आगे का नहीं बता पा रहे हैं। और यहाँ दर्शन में भी बोला है, इसी तरह यहाँ भी है। और जैसे प्राण कोशाओं का बताया कि मतलब वृक्ष वनस्पतियों का, उसी में भी सेम ही होता है, लेकिन फंक्शन के हिसाब से उसका डिफरेंशिएशन होता है। जैसे पानी ले जाने का जो पूरा व्यवस्था अंदर है, नीचे से रूट से ऊपर तक, वो पूरा हमारा जैसे पढ़ते थे केशा का फिजिक्स भी आ जाता है उसमें, केमिस्ट्री, लेकिन जो रचना है उसमें पूरी डिजाइन ऐसे बनती है फंक्शन के हिसाब से, सेल्स का अरेंजमेंट, शेप, सब कुछ चेंज है। बेसिक सेल स्ट्रक्चर सेम रहता है, क्योंकि बेसिक वो श्वसन करता है, ये सब कुछ सेम रहता है। इसी तरह से ह्यूमन सेल का भी देखा जाए, जैसे मसल्स के सेल लंबे होते हैं, मोस्ट ऑफ द मसल्स, स्केलेटल मसल्स होते हैं वो लंबे होते हैं। फिर स्मूथ मसल्स होते हैं, उसका डिजाइन थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि उनका काम अलग है। तो फंक्शन के हिसाब से सब कुछ डिफरेंशिएशन, और बेसिक बीज में है वो तो सेम जैसा ही, मतलब पूरा रोड मैप होता ही है, जैसे भैया ने बताया, मोटा मोटा उनको पता है। और आपने जैसे बताया कि नहीं, मध्यस्थ दर्शन कुछ नहीं कहता है, ऐसा ही है। अभी तक मध्यस्थ दर्शन में कुछ एकदम डिफरेंट वे से ह्यूमन शरीर के बारे में पूरा सिस्टम नहीं लिखा है ना। तो वही है कि जो है, आप सब लोग ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, टर्मिनोलॉजी डिफरेंट हो सकती है, तो आप यूट्यूब वीडियो जिन लोगों ने बनाए हैं ऐसे ही जानने के लिए, वो देख सकते हैं, तो पता चल जाएगा। सपोज किसी को जानने की इच्छा है तो लेमन लैंग्वेज में। जी, मेरी बात पूरी हो गई है। जैसे एक पौधे की प्रजाति में एक जैसा सेल है, पर उसमें भी थोड़ा बहुत फर्क रहता है, इसलिए हर पेड़ का साइज अलग हो गया उसी प्रजाति का। वैसे हाँ, मनुष्य एक प्रजाति है, लेकिन मोटा मोटा सेल एक जैसा होगा, थोड़ा बहुत कोई फर्क होता ही होगा, इसलिए। पर ये कौन कैसे हो रहा कि आज तक दो मनुष्य की शक्ल एक जैसी हुई नहीं, अरबों आ गए उसके। उसमें तो रहता ही है। आप पौधों का एक ही प्रजाति का पौधा लेगो, उसका सेक्शनिंग करो ना, मकाई का पौधा लो, उसके पत्ते का, हर एक पत्ते का एक ही जैसा मिलेगा, थोड़ा बहुत साइज में वेरिएशन, पत्ता बड़ा है तो उसका सेल बड़ा होगा, इस तरह से। बाकी पत्ते में तो उसी तरह से मिलेगा। फिर ह्यूमन में अलग अलग कलर वलर का उसमें होता नहीं है, हमें नहीं पता चला। उसमें स्टेनिंग प्रोसीजर होती है, पर भैया को पता होगा कि मेलेनिन पिगमेंटेशन देखना है तो अलग स्टेनिंग प्रोसीजर है, इस तरह से होता है। बाकी कुछ डिफरेंट नहीं है, सिर्फ फंक्शन को फंडामेंटली माना जाए कि फंक्शन के हिसाब से उसका साइज और स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत बदलता है। बेसिकली साइज और अरेंजमेंट बदलता है, फंक्शन मतलब कार्य के हिसाब से। जो कार्य पद्धति मतलब ह्यूमन सेल के लिए माना जाए, या फिर मेरे को ले जाए, मतलब नीचे से पानी ऊपर ले जाने की जो व्यवस्था रूट से पौधे में एंड तक बनती है, उसमें जो व्यवस्था है, सेल्स का अरेंजमेंट है, वो उसका स्ट्रेंथ भी देखा जाता है, उसका जो पूरी जो व्यवस्था है पानी ले जाने की, उसके हिसाब से भी अरेंजमेंट देखी अंदर होती है। ये सब होता है, मतलब फंक्शन को माना जाए, फंक्शन की उसकी कार्य पद्धति के लिए जो अरेंजमेंट है और उसके हिसाब से पूरी सिस्टम है अंदर। आप सेक्शन देख सकते हैं, बायोलॉजी में कोई भी बच्चा पढ़ता हो 5वीं से लेके ये सब पूरी चीज आती है, 9वीं 10वीं क्लास तक ये सब चीजें, तो आप देख सकते हैं उसमें वृक्ष वनस्पतियों में। और डिटेल में तो एनाटॉमी में मेडिसिन स्टूडेंट्स के लिए भी, या 10th-12th के स्टूडेंट के लिए पूरा सिस्टम आता है। बेसिक स्ट्रक्चर 5th स्टैंडर्ड से पढ़ाना ये लोग चालू करते हैं, तो बायोलॉजी में ये सब आता ही है कि बेसिक सेल, जैसे भैया ने बताया कि सेल वॉल नहीं होती है ह्यूमन सेल में, वनस्पति के सेल में होती है। इसी तरह से उसके स्ट्रेंथ के हिसाब से, और ये सब पूरा क्यों डिफरेंस, काफी 20-25 तरह की डिफरेंस है भैया। चलो, अच्छा सवाल किया नंदवाना जी। तो मैं उसमें और समझना चाह रहा था, जैसे दो पौधे एक ही प्रजाति के पास पास लगाए, एक जैसा जलवायु, एक जैसा पानी दे रहे हैं, सब कुछ एक जैसा, पर वो पेड़ जो बनते हैं तो कुछ फर्क होता है, तो सेल एक जैसा होता होगा, कुछ थोड़ा बहुत फर्क रहता ही होगा। वैसे ही जानवर, कुत्ते हैं, सब में एक जैसा सेल होगा, लेकिन कुछ फर्क होता होगा। ब्रॉडली एक होगा, कुछ माइन्यूट माइक्रो लेवल पर फर्क होता होगा, इसलिए
कोई दो कुत्तों की शक्ल भी एक जैसी नहीं है, ऐसी मनुष्य भी एक जैसा सेल होगा, एक ही प्रजाति है तो, लेकिन कुछ फर्क तो रहता ही होगा आरएनए डीएनए वगैरह इनमें, जो भी बता रहे हैं अजय भाई। इसलिए पर ये कोई निर्माण करता तो है नहीं, निर्माण है ही नहीं अस्तित्व में, ये सबकी शक्ल अलग ही बनी, रिपीट नहीं हुई, ये कैसे हो रहा है ये अजय भाई? हाँ, इसका मतलब है कि जो वेरिएशंस हैं, है ना, सटल लेवल पे, तो बहुत सारे वेरिएशंस हैं, है ना, जिसको अडेप्टेशन भी कह रहे हैं। तो उस बात, यही तो ब्यूटी है कि उस वातावरण को कैसे जो प्रभाव, माने हर इस सहस्तित्व का डिजाइन है ना, हमें लगता है कि सब कुछ एक जैसा है, वो मशीन में जो कार बनती है वो एक जैसी बन जाती है, लेकिन ये सेल, ये लाइव चीजें है ना, पदार्थ भी जिंदा है उस तरह से, प्राणावस्था तो है ही है और ज्यादा। तो उस वातावरण से कैसे अडेप्ट करती है, उस क्रम में चीजें, उसमें माइनर चीजें बदलती हैं। ऐसे कहने को हमें लगेगा कि दो पौधे हमने पास पास लगाए, लेकिन एक में, है ना, नमी का डिफरेंस, जो जो बहुत माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में जो डिफरेंसेज आते हैं, उसका प्रभाव रहता है, जो अपने को माने स्थूल लेवल पे नहीं दिखाई दे रहा है, या स्थूल पे केवल बहुत माइनर वेरिएशन दिखाई दे रहा है। एक्चुअली हाइट वगैरह को भी अभी देखोगे ना, इंडियन लोगों की ना, पहले हम लोग बोलते थे हाइट कम है, अभी जितने अच्छे परिवार हैं, जिनके यहाँ खाना पीना ठीक से मिलता है, उनके बच्चों की हाइट माता पिता दोनों से ज्यादा हो जाती है ना, अधिकतर ऐसा आपको मिलेगा। तो बहुत सारा तो वातावरण, न्यूट्रिशन कैसा दिया जा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि हाइट पहले से तय होती है ना। तो ये सब वेरिएशन भी देखने को मिलते हैं पौष्टिकता के आधार पर, और इस तो बहुत सारा माइक्रो लेवल पर, माइक्रो लेवल पे चेंजेस होने से मैक्रो लेवल पे चेंजेस हो जाते हैं। बट ये अच्छा है, देखो यही सब से अब क्या होगा कि बायोलॉजी पढ़ने का मन करेगा। अभी तो हमें याद भी नहीं कि हमने बायोलॉजी वाला सब्जेक्ट भी पढ़ा, 5 से 10वीं में पढ़ाया गया, क्योंकि वो तो मार्क्स के लिए पढ़ा ना। अब जब अध्ययन के अर्थ में पढ़ेंगे तो सबका अलग ढंग से अध्ययन होगा, जो है ना, वहां पे भी अभिभावक विद्यालय की जो जो टीचर्स हैं सब गृहिणियां, लेकिन सबने फिर से उठा के, क्योंकि अब ये सब मन होगा, तो अब नंदवाना जी का मन होगा कि यार एक बार जरा पढ़े तो सही, सेल में क्या लिखा है ना, किताबों में कि कैसे हो रहा है काम। तो अब अध्ययन होगा एक्चुअली, बढ़िया। तो भैया मैं मैंने एक्चुअली, हाँ जी, मैं व्यवस्था के अर्थ में ये परमाणु और सेल को समझने की दृष्टि से मेरा सवाल था कि सभी अवस्थाओं में जड़ परमाणु होता ही है और प्राण कोशा होता ही है, तो वो व्यवस्था के संदर्भ में मेरा प्रश्न था। लेकिन हाँ काफी बिल्कुल बिल्कुल, नहीं बिल्कुल ठीक डिटेलिंग। कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि अब आप गूगल, अभी जो अपन बैठे बैठे व्हाट्सएप घुमाते रहते हैं, अब गूगल पे ये सब ढूंढने का मन करेगा कि अरे क्या, कैसे बदलती हैं चीजें। तो बहुत सारा अध्ययन अब होगा अपना, ये मैं कह रहा हूँ कि बढ़िया है जी, काफी ये डिटेलिंग तो। हो गई। हाँ, और नहीं, और अब आपका मन करेगा कि अपन गूगल पे ढूंढे चीजें, बच्चे की किताब 5वीं की फिर से उठा के देखें, या बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनसे पूछे कि अरे बताओ जरा क्या लिखा तुम्हारे, क्या कह रहा है। जी जी भैया, जी बढ़िया बढ़िया। नहीं फिर भी जैसे ये जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बहुत होंगे हाँ हाँ मैक्रो लेवल पे, हाँ तो मनुष्य प्रजाति एक है, हाँ, सबका सेल मोटा मोटा एक है, मैक्रो लेवल पे जो भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन उसके कारण राइट। पर आज तक शक्ल रिपीट ही नहीं हुई। हाँ वही तो, इतना इतना अभी थम इम्प्रेशन तो एकदम ही रिपीट नहीं होता है। मैंने तभी तो रेटिना और थम्स को हम चेक कर रहे हैं ना, और वो रिपीट नहीं हो रहे। तो इतना इतना माइनर वेरिएशन रहता है। हाँ कमाल, यस बहुत बढ़िया बोला आपने। थम इम्प्रे वो जो आजकल लेते हैं हाँ इम्प्रेशन, वो इसलिए लेते हैं भी कि वो तो रिपीट होता ही नहीं है। वही तो वही वही। फिर एकदम सवाल आता को कौन कर रहा है सब ये? नहीं नहीं, वो तो कौन वाला तो मामला अलग ढंग से रिजॉल्व होगा ज्ञान से, कि कोई करने वाला है कि नहीं करने वाला। क्योंकि रिपीट नहीं हो रहा है इसका मतलब थोड़ी कि कोई कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो आंसर इससे नहीं क्लियर होगा ना। जैसे कार एक जैसी बन जा रही है, मान लो कोई टेलर हर चीज अलग अलग बनाने लगे, तो इसका मतलब थोड़ी कि कपड़े अलग अलग बन रहे हैं, इसका माने कोई कोई नहीं कर रहा है या कर रहा है। वो इंडिपेंडेंट क्वेरी है। हम्म, ठीक है ठीक है।
हाँ, पर मतलब जो भी ये स्वयं स्फूर्त जो भी हो रहा है प्रकटन, हाँ इसमें भी हाँ ये अच्छा है। मतलब चेहरे एक जैसे नहीं है, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन हो जावे। ये ठीक ही है ये तो। अब ये नहीं तो मोबाइल नंबर लेके चलते हैं अपन साथ में। हाँ ठीक बात है। तो ये मतलब सहअस्तित्व में खैर अब वो भाषा नहीं बन रही कि कोई करने वाला नहीं है, निर्माण करता नहीं है, पर प्रकटन भी कमाल है। चलो ठीक है, अच्छी बात है। एक कल आप वो विषय पूरा कर रहे थे, भावुकता, भावना शून्य, भाव शून्यता और संज्ञानशीलता बोल दो या भावपूर्णता बोल दो। हाँ, भावपूर्ण होना। आ रही है आवाज? हाँ आ रही ना, आपने कहा था मैं पूरा। हाँ वही कह रहा हूँ। तो देखिए 3 चीजें हैं अभी जो परंपरा में जिसको कह रहे हैं राग द्वेष से मुक्त होना, तो दर्शन भी वही कह रहा है कि राग और द्वेष, क्योंकि राग और द्वेष दोनों ही आवेश हैं, है ना। सम आवेश है, एक विषम आवेश है। तो राग जो है वो सम आवेश है। माने राग को जो तीन आवेश, सट आवेश की बात करते हैं, 6 तरह के आवेश हैं, 3 सम्मोहनात्मक आवेश हैं जो हमें अच्छे लगते हैं, है ना। काम, क्रोध और लोभ, नहीं सॉरी, काम, मोह और लोभ, इन तीनों को परंपरा में राग के नाम से जानते हैं। राग माने ये हमें प्रिय आवेश हैं, अच्छे लगते हैं आवेश। और 3 आवेश होते हैं जो हमें अच्छे नहीं लगते हैं, है ना, जिसको विध्वंसात्मक आवेश कहते हैं। क्रोध और मत्सर्य और मद, है ना। तो ये जो 3 आवेश हैं ये द्वेष के नाम से जाने जाते हैं। इन तीनों को कंबाइंड रूप में जब बोलते हैं, तो दर्शन भी ये कह रहा है कि राग द्वेष से तो हमें मुक्त होना चाहिए, लेकिन दर्शन ये कह रहा है कि राग द्वेष से मुक्त नहीं हुआ जा सकता, स्नेह से युक्त हुआ जा सकता है, जिसकी वजह से राग द्वेष अपने आप गायब हो जाता है। तो जो पुरानी परंपराएं हैं जिसमें तटस्थ होने की बात कर रहा है, तो दर्शन एक स्टेप आगे कह रहा है, बोलते तटस्थ नहीं होना है ना। उसके लिए लोगों ने बहुत अथक परिश्रम किया राग द्वेष से मुक्त होने के लिए, और बहुत सारी साधना पद्धति, उसी प्रोसेस में आशा विचार इच्छाओं को चुप करने की प्रक्रिया बताई गई। क्योंकि हमारे विचार चलते हैं तो या तो राग के चले जाते हैं या द्वेष के हो जाते हैं, क्योंकि जब तक वो चिंतन या साक्षात्कार से गबर नहीं है तब तक स्नेह के नहीं होते हैं। और उसका कोई डिजाइन नहीं था कि उसको अध्ययन विधि से कैसे करें, इसलिए लोगों ने साधना विधि से ये पकड़ने की कोशिश की, यार ये विचार ही झमेला है, ये इच्छाएं ही समस्या है, ये जो मेरे को आशा होती है ना कि अब सुखी हो जाऊंगा, ये झमेला है। इसलिए ये आशा विचार इच्छाओं को चुप करो यार, है ना। ये इसी की वजह से सारी समस्याएं आ रही। तो क्या करें, तो विचार को एक जगह लगाओ, मोमबत्ती पे लगाओ, किसी मंत्र पे लगाओ, है ना, किसी ऑब्जेक्ट पे लगाओ, उसी को फिर जो पातंजलि ने कहा यम नियम, है ना, प्राणायाम, प्रत्याहार। तो प्रत्याहार से मामला शुरू हो रहा है। प्रत्याहार का मतलब है आहार नहीं करना है, इसको शरीर को नहीं, मन को आहार नहीं देना है। तो मन का आहार क्या है, बाहर से बहुत सारा परिस्थितियों से आहार आता है, तो आंख बंद करो, है ना, कान बंद करो, ऐसी जगह बैठो जहां कोई खुशबू नहीं आए, क्योंकि ऑक्सीजन तो चाहिए, तो सांस तो लेना पड़ेगी, नहीं तो उसको ही बंद करके। तो इस तरह से स्थूल आहार लेना बंद किया। और फिर जो मन में जो विचार उठते हैं, क्योंकि अब बाहर से तो नहीं आ रहा है, अपन एक कमरे में बंद होके बैठ गए, आंख बंद करके, कोई म्यूजिक नहीं, है ना, अब लेकिन वो अंदर ही अंदर विचार चल रहा है। तो बोले अब इससे कैसे मुक्त हो, तो बोले इनको कहीं केंद्रित करो एक जगह। तो उसको कह रहे हैं फिर धारणा, है ना। तो चौथा चीज है प्रत्ययम, नियम, प्राणायाम। ये तो शरीर को साधने के हैं तीनों। फिर जो मन को साधने की साधना शुरू होती है वो प्रत्याहार से होती है। तो यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो धारणा स्थूल ऑब्जेक्ट पे होती है, उसके और सूक्ष्म में जाते हैं तो ध्यान हो जाता है। और जब ये सबसे मुक्त हो जाते हैं, जिस वस्तु पर हमने ध्यान लगाया था उसका भी विचार खत्म हो जाता है, उसका भी बारे में कुछ सारा चीज बंद हो जाता है, तो उसको फिर समाधि कहते हैं, है ना। तो ये जो प्रयास किया राग द्वेष से मुक्त होने का, इसमें अधिकतर इस प्रोसेस में आदमी भाव शून्य जैसा हो जाता है, क्योंकि स्नेह से युक्त नहीं हो रहा है वो,
वो जो भी समस्याएं हैं उससे मुक्त होने के लिए इन दोनों तरह के आशा विचार इच्छाओं से मुक्त होने का प्रयास कर रहा है। तो एक पद्धति अधिकांशतः लोगों ने भाव शून्यता को एक बहुत गहरी स्थिति बताया है, और जिसको कहते हैं कि आदमी तटस्थ हो गया, है ना उसको सुख में सुख है, दुख में दुख नहीं है, कोई दुर्घटना घट जाए तब भी माने वो वैसे ही बना रहता है जैसा सब कोई सदघटना का सूचना जब उसको देते हैं, है ना। तो जैसे उसको बोलेंगे कि आपके यहाँ पे बच्चा हो गया, है ना, या बेटे की नौकरी लग गई या उसका प्रमोशन हो गया, तो भी वो वैसा ही है। या कोई ये सूचना दे के तुम्हारे बेटे की नौकरी से भगा दिया या किसी ने मर्डर कर दिया, तब भी वो वैसे ही बना हुआ है। तो इसको एक लंबी गहरी साधना का फल के रूप में बताया। दर्शन इस भाव शून्यता को अटेन करने की बात नहीं कर रहा है। दर्शन ये नहीं कह रहा है कि राग द्वेष से मुक्त होना है। दर्शन तो कह रहा है स्नेह से युक्त होना है, सम्मान से युक्त होना है, विश्वास से भर जाना है, श्रेष्ठता का सम्मान करने योग्य होना है ना, अनुकरण करना है सच्चाइयों का। तो ये बिल्कुल अलग संबंधों में मूल्यों को पहचान करके न्याय करना है। तो ये मूल्यांकन करना है हर इकाई का। तो इस अर्थ में दर्शन एकदम अलग है ना, या यूं कहें अलग की बजाय एक स्टेप फॉरवर्ड गया। क्योंकि वो भी क्यों गया, क्योंकि जो मनीषियों ने, महापुरुषों ने इतना श्रम करके जिस तटस्थ स्थिति को पाया, उसमें पता चला कि तृप्ति नहीं हुई, है ना, और समाज का कोई सूत्र नहीं निकला। तो जो नागराज जी भी समाधि पे गए, अच्छा समाधि में स्वयं में आनंद हो जाता है, माने समस्या उसको नहीं है, राग द्वेष नहीं है, तो है ना, इसलिए वो वाला दिक्कत तो नहीं है उसको किसी भी तरह की, कि उसको कोई दिक्कत हो रही हो, है ना, लेकिन उससे तृप्ति भी नहीं हो रही है। तो अब पहले तो झंझट से मुक्त होने को ही लोगों ने उपलब्धि माना। उसको उपलब्धि के रूप में नागराज जी जब समाधि में गए तो उनको, क्योंकि उनके जो सवाल थे उसके उत्तर नहीं मिले, तो बहुत सारे लोग समाधि अलग ढंग से कोई इसी के लिए करते हैं, है ना, इन विचारों के जंजाल से छूटने में, और छूट जाते हैं तो उनको लगता हो गया उनका काम। तो इसको भाव शून्यता कह रहे हैं, तटस्थता को। और दूसरा जो है भाव से भर जाना, जिसको स्नेह सम्मान और इस बात को कह रहे हैं। तीसरी स्थिति जिसको भावुक कहा जा रहा है, वो उसको कहा रहा है जो बहुत जल्दी राग में फंस जाता है और बहुत जल्दी द्वेष में फंस जाता है, नेगेटिव अर्थ में नॉर्मली, है ना, क्योंकि जिसकी संवेदनाएं, माने किसी ने किसी की पिटाई कर दी तो उसको गुस्सा भी तेज आता है और दो चार चिपका देगा उसको, है ना, मेरे बच्चे को कैसे हाथ लगाया, मेरा नुकसान जिसने किया उसको मैं निपटा दूंगा। तो जिसमें द्वेष की भी तीव्रता है और राग की भी तीव्रता है ना, जो किसी के साथ कुछ दुर्घटना घट रही है उससे अपने को कोरिलेट कर लेता है और दुखी हो जाता है। तो इस तरह से भावुकता, जो मतलब या यूं कहें कि उसका स्वयं का बहुत कंट्रोल नहीं है, वो परिस्थितियों को देख करके उसकी आंखों में आंसू आ जाना, जो अपन बात कर रहे थे कि मूवी में देख रहा है, पता है उसको कि नाटक चल रहा है ना, और एक बेटे ने अपनी बूढ़ी माँ को इलाज नहीं करा के और वो घूमने चला जाता है स्विट्जरलैंड, तो इसका एकदम अंदर से आग बबूला हो जा रहा है ना, कि क्या है यार ये दुनिया। तो इसको भावुकता कह रहे हैं, जो इमोशंस उसके बहुत प्रगाढ़ हैं, परिस्थितियों को देख करके वो सुखी दुखी हो जाता है, आंसू आ जाते हैं। या दो प्रेमी प्रेमिकाओं को अलग कर दिया, मम्मी पापा एकदम विरोध में थे कि नहीं नहीं ये तो इंटरकास्ट मैरिज होने ही नहीं देंगे और मर्डर कर देंगे, और दोनों बेचारे भागते भूगते लास्ट में जाके जैसे ही वो गले मिलते हैं, आदमी में लगता है वाह, आंखों में फिर खुशी के आंसू आ गए, है ना। या लगान का मैच में लास्ट बॉल पे हम जीत गए और अब लगान मुक्त हो गए, है ना, तो बिल्कुल खुशी आ जाती है। तो इस तरह के जो उसको कह रहे हैं उसको भावुक कह रहे हैं। तो भावुक और भावहीन या भाव शून्य और फिर भावपूर्ण, तो ये जर्नी है एक तरह से। अपन एक नेक्स्ट स्टेप की बात कर रहे हैं कि कैसे मानव जो है ज्ञान संपन्न होने से, वो एक्चुअली ज्ञान की महिमा, एक्चुअली साक्षात्कार के बाद से भाव शुरू होते हैं मानव में, है ना। तो पहले रहते हैं, उसकी निरंतरता नहीं रहती। साक्षात्कार बोध अनुभव के बाद भाव पूर्ण हो जाता है या भाव से भर जाता है पॉजिटिव तरह से। क्योंकि अभी तो क्या हम अभाव वालों को भी भाव बोलते हैं। क्रोध भी एक भाव है एक्चुअली, जो 9 रस हैं, भीभत्स रस भी रस है ना, क्रोध वाला रस भी रस है, ऐसे हम रसों को बोल रहे हैं। जबकि जो 9 रस हैं, है ना, बाबा के अनुसार तो 9 रस में ये ममता उदार, मतलब जो ये जो स्नेह विश्वास, ये है 9 रस,
और ज्ञान से आदमी में ये 9 रस आ जाते हैं। तो जो पहले जो 9 रस की बात की थी, तो उसमें उन्होंने इस तरह से उसको रीसेट किया, या यूं कहा कि भाई देखो सच्चाई ऐसी है। और जो उसको जब हम आम आदमी भी सुनता है, तो जो अपन कल बात कर रहे थे कि ज्ञान भी तर्क संगत है, तो आम आदमी भी सुनता है तो उसको तर्क से ही पकड़ में आ जाता है, यार बात तो ठीक कह रहे हैं, है ना। तो इसके अभाव में ऐसा हो रहा था, चाहिए तो ये था मुझे। तो ये है भैया इसका, सुनील भाई। नहीं, मैंने तो इसको सोचा, जैसे अभी आपने कहा कि परंपरा में जो 6 आवेश हैं, राग द्वेष, इनसे मुक्त होने के लिए समाधि वाला जो रास्ता था, उसमें आदमी को इनसे मुक्त होना है, स्नेह से युक्त नहीं होना है। पर मैंने तो ये जो पढ़ा पहले, मतलब एक बार एक कहानी पढ़ी थी पत्रिका में, तो महावीर स्वामी और सभी महापुरुष, दिव्य पुरुष, वो प्रेम से भरे रहते थे। हाँ, तो ठीक कह रहे हैं। तो इसलिए वो भी इनसे मुक्त होने के लिए राग द्वेष से भाव से युक्त होने की बात ही कहते रहे होंगे, क्योंकि सबसे प्रेम सबकी सेवा, ये सूत्र उन्होंने दिया हुआ है सत्य साईं बाबा ने। या स्वयं में परमात्मा का दर्शन ध्यान है, दूसरे में परमात्मा का दर्शन ज्ञान है, और सब में परमात्मा का दर्शन प्रेम है। ये श्री रविशंकर जी का एक कोटेशन है जो मैंने फ्लैक्स बना के लगा रखा हमारे होम्योपैथी में। तो प्रेम की बात उन्होंने भी करी, अपन ने भी प्रेम की पूर्ण मूल्य के रूप में बात करी है। तो समाधि विधि से इनसे मुक्त होकर भाव से युक्त होते होंगे, ऐसा मुझे लगता है। ना एकदम ठीक लग रहा है आपको। एक्चुअली जो यदि वहां तक आदि की, तो प्रक्रिया इस तरह की है, लेकिन ये बात सही है, क्योंकि जीवन में जो सहज रूप में अपेक्षा है, इसलिए सभी ने करुणा, जो भी उस स्थिति को पा जाता है वो करुणामय होकर के ही बातचीत करता है ना। मतलब उसमें जो रस है समाधि के बाद, है ना, समाधि कर उसके लिए नहीं रहा है, देखिए उसको फिर वो बाई प्रोडक्ट कह रहे हैं। यही मैं कह रहा हूं कि हर आदमी यदि ज्ञानी हो जाएगा, तो ज्ञान होने के बाद वो करेगा क्या, तो करने का तो उपकार ही है। लेकिन अपन जो कल परसों 2 दिन से चर्चा कर रहे थे कि यदि हम उपकार के लिए करते हैं, तो अध्ययनगामी प्रक्रिया में और साधना में अंतर है। उस तरह की उपलब्धि आने के बाद वो भर ही जाता है। मतलब समाधि एक बहुत ही गहरी और एक बहुत ही ऊंची स्थिति है ना। तो उसमें जब वो राग द्वेष से मुक्त होता है, तो उसका, इसीलिए लोगों ने नेति नेति करने की बात की है। बुद्ध ने भी, महावीर ने तो नहीं कहा ऐसा। तो बुद्ध, तो उन्होंने क्या कहा कि यदि इन सबको हम राग द्वेष से हटा देंगे तो क्या बचेगा, तो जो प्योर एसेंस बचेगा मानव में, है ना, तो वो करुणामय ही है, वो प्रेम ही है उसमें, ऐसा वो कह रहे हैं। और ऐसा ही देखने को मिलता है महापुरुषों का आचरण, कि भाई वो तो बता ही रहे हैं। फिर उसके बाद बुद्ध समाज में आते हैं, महावीर, नहीं तो हम महावीर और बुद्ध को पहचान भी नहीं पाते ना, वो तो वहीं पे जंगल में ही खत्म हो जाता। तो आकर के वो सबको करुणा का ही पाठ पढ़ा बोल रहे हैं। तो ये ठीक है आपका ऑब्जर्वेशन, है ना। तो यहाँ प्रक्रिया क्या हो गई, जैसे अभी अपन बोलते हैं ना कि खुद बदलो तो जग बदलेगा। तो मैं कल सोच रहा था इसको बदलना पड़ेगा। जग को बदलने के लिए हम जब प्रयासरत होते हैं, तो उसमें हम खुद बदल जाते हैं, ऐसा बनेगा ये। अभी प्रक्रिया क्या है कि खुद बदलो, मतलब पहले अपने को बदलोगे तो जग बदलेगा। मतलब ऐसा करके अपन बात कर रहे हैं, मतलब एक 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 एक, एक बदलेगा। एक्चुअली डिजाइन ये होगी कि जब हमारा लक्ष्य है कि जग को बदलना है, माने धरती को स्वर्ग करना है, सब कैसे सुखी हो जाएं, समृद्ध हो जाएं, इसके लिए प्रयास करना है। अध्ययनगामी प्रक्रिया में उसको बदलने जाओगे तो मैं खुद बदल जाऊंगा, ऐसा डिजाइन बनता है उसमें। तो इसको यूं समझ लें कि जैसे पहले भी परंपरा में जो प्रयास हुए, वो कठोर तपस्या वाला रास्ता था, जो सबके लिए आसान नहीं था। सब उस रास्ते पे नहीं गए। जो गए, हो सकता कुछ पहुंचे होंगे, व्यापक अनुभव किए होंगे। व्यापक भाव है, महाभाव है, नहीं भाव है। नहीं, एकदम ठीक है भैया, व्यापक को तो अनुभव किया ही है लोगों ने। समाधि में व्यापक का ही अनुभव होता है। तो वो उससे, वो भाव से भरे ही होंगे, इसलिए वो बाद में इन आवेशों में आए ही नहीं। लेकिन मैं तो इसको यूं ले रहा था कि संवेदनहीन व्यक्ति तो है भाव शून्य, संवेदनशील है भावुक। जो
योग्यता से भी प्रभावित होता है, अयोग्यता से प्रभावित होता है सामने वाले की। बिल्कुल ठीक है। तो अयोग्यता से होता है वो नेगेटिव बोल दो, और योग्यता से होता है वो पॉजिटिव बोल दो। एकदम तो ठीक। वो हो गए भावुक। तो जैसे मैं दोनों से प्रभावित होता रहा, समाज की अव्यवस्था, नेताओं की अयोग्यता, उससे प्रभावित होता रहा। और जो अच्छे लोग थे, गांधी जी जैसे, और या सीखा तो राजीव भाई से खूब है, अरविंद केजरीवाल से सीखा तो है ही, तो इनके योग्यता से भी प्रभावित होते रहे। तो भावुक हो गए संवेदनशील, और संज्ञानशील हो गए भावपूर्ण। मैंने तो इसको ऐसे समझा है। ये ठीक ही समझा है, इसमें कोई एरर नहीं है। तो साधना के बाद जो स्थिति बनती है वो तो बहुत गहरी स्थिति है, लेकिन उस प्रोसेस में कई बार हम दोनों से जब मुक्त होने का प्रयास कर रहे हैं तो उसमें एक जो बीच में प्रक्रिया आती है जिसमें आदमी को कट ऑफ करना पड़ता है, क्योंकि आशा विचार इच्छा को चुप करा रहा है, वो भी भावहीनता की जैसी स्थिति होती है। बट वो समाधि के बाद थोड़ी है, वो तो फिर तो एकदम ही बदल गई, बल्कि एक गहरी साधना में भी चीजें बदल जाती हैं। बिल्कुल ठीक है। तो आपने जो सोचा वो सही है। भाव शून्यता का मतलब तो माने एक तरह से संवेदनहीन या क्रूरता की अति कह सकते हैं। जो जो एक लोभी या व्यक्ति है, या जो पद के लिए या जो धन के लिए पूरा अपने को उसी को लक्ष्य बना लेता है स्वार्थ में, तब वो भावहीनता दिखती है उसमें। सबको देखिए, कोई भी पूरी तरह भावहीन और तो नहीं हो पाता है, क्योंकि वो अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ भाव उसमें रहता ही है। बट ये कह सकते हैं प्रधानता हो जाती है उसमें, माने या सम्मोहन इतना तगड़ा हो जाता है रूप बल पद धन का, कि उसमें जो भी बीच में आता है उसको निपटाने का मन बन जाता है उसको, चाहे फिर वो अपने ही क्यों ना हो। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं। तो वो भावहीनता की एक पराकाष्ठा कह सकते हैं। ओके, कम बहुत से बढ़िया। कम से कम साधक जो है वो दूसरों को निपटाने का क्रूरता नहीं रहती उसमें, वो अपने से निपटता रहता है, दूसरों को निपटाने का डिजाइन नहीं है उसमें। और जो जो भौतिक जगत की उपलब्धियों के लिए प्रयास करता है, वो अपने, जिसको क्रूरता की डेफिनेशन ही कह रहे हैं, कि स्वयं के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए दूसरों के अस्तित्व को मिटा देने की जो वैचारिक प्रयुक्ति है, वो क्रूरता है। तो साधक में वो नहीं रहती, साधक अपने से जूझता है, मेरे में विचार क्यों आ गया, है ना। तो इस तरह से यदि भावहीन व्यक्ति को देखेंगे तो वो तो आपका प्रमोशन नहीं होना है, आपको लगता है कि सीट नहीं मिलेगी, है ना, चुनाव में, या आप हार सकते हैं, तो दूसरे का मर्डर, सुपारी देना, ये सब बहुत आसान मतलब ये सब करते हैं लोग बहुत, है ना, धमकी देना, उसको डरा के बिठा देना, पैसे, साम दाम दंड भेद जिसको कह रहे हैं। तो वो भाव शून्यता है एक तरह से, माने संवेदनहीनता। तो उदाहरण से, जैसे आप भावपूर्णता के आसपास हैं, मैं भावुक हूँ, मोदी जी भाव शून्य है, ऐसा जल्दी समझ में आता है। अपन मोदी जी का तो पता नहीं, अपन दोनों ही मतलब प्रयासरत है, ये कह। तो तीसरा किसको पकड़े में यार, समस्या तो ये। थोड़ा बहुत मजा, थोड़ा बहुत लाइटर मूड में भी रहना चाहिए ना। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मतलब मैं ओसामा को कह सकते हैं उधर, या जो लोग मर्डर कर रहे हैं लगातार दूसरों का, अपने जो भी, है ना, माने धार्मिक अवधारणा के लिए, या बहुत सारे लोग अपने पद को पाने के लिए मर्डर करते ही हैं, करना ही मतलब उनकी बाध्यता है। उसमें मोदी जी ने क्या किया पता नहीं, देख मतलब ऐसा इसलिए नाम से नहीं कह रहे, बट बहुत सारे लोग ये करते हैं, तो दिखता ही है ना, पद के लिए, धन के लिए। माने मर्डर एक एक्सट्रीम स्टेप हो गया, बट माने दूसरों का, जैसे हर बड़ी कंपनी, हर मल्टीनेशनल जो है ना, शासन पद्धति में जिसको शासन करना है उसको ये अनुकूलता बनानी पड़ती है। हाँ, मतलब नहीं, कोई भी मल्टीनेशनल जैसे जैसे अभी खा जा रही ना दूसरी कंपनियों को, ये उनका बेसिकली निपटाना ही जैसा है ना उनको। वो खुद सुसाइड कर ले अलग बात है, माने सामने वाला वो ऐसा वातावरण क्रिएट कर देंगे कि जैसे एक बड़ी कंपनी को ना बेचना है कोई सामान, जैसे अभी मोबाइल कंपनी ही आई है ना, तो जो भी 3-4 हुआ करते थे टेलीकॉम सेक्टर में, अब समझ के 2 पे चले गए। और 2 को तो गवर्नमेंट को बना के रखना है, इसलिए बना के रख रहे, नहीं तो अभी खत्म हो जाता, केवल जियो ही रहता। तो जबरदस्ती वोडाफोन और एयरटेल इस कॉम्बिनेशन को बना के रखा हुआ है, क्योंकि मोनोपोलिस्टिक रूल चालू हो जाते हैं अदरवाइज। इंडिया में तो नहीं है उतने, बट यूरोप में ज्यादा है। तो अभी उसको तो पैसे दे के बेल आउट कर रहे हैं जबरदस्ती, है ना, क्योंकि एक बार मोनोपोली होगी तो फिर सरकार को भी डर है
कि फिर कुछ भी प्राइस रेट रखेंगे तो कहाँ क्या मतलब चेक एंड बैलेंस, जैसे अपोजिशन को बनाए रखना माना एक तरह से संवैधानिक रिक्वायरमेंट है, उस टाइप से हम लोग बना के रख रहे हैं 2 कंपनियों को। अदरवाइज तो बहुत सारे लोग निपट ही रहे हैं इसी तरह प्रोसेस में। सादुल भाई कह रहे हैं कि प्रेम में फर्क है थोड़ा, वो भी अपना प्रेम बताए। मैं ऐसा कह रहा था, परंपरा का प्रेम का जो उनका अर्थ है और मध्य दर्शन के जो प्रेम का जो अनन्यता का है वो अलग है। ऐसे शब्द यहाँ परंपरा के है, अर्थ और वस्तु में बहुत फर्क है, ऐसा मैं बोल रहा। लेकिन महावीर स्वामी जी का और उनका जो प्रेम का बोला ना, अब उनका तो मुझे पता नहीं, यहाँ तो प्रेम का थोड़ा थोड़ा बात बता सकता हूँ। उनका तो अपने को पता नहीं ना, पढ़ा नहीं ना मैंने। किसका वाला नहीं पता? नहीं, परंपरा में जैसे किसी भी धर्म, जो जैसे बौद्ध हो, वेद हो, चाहे ये जैन हो, उसमें जो प्रेम का अर्थ और मध्य दर्शन के प्रेम के अर्थ में बेसिक कुछ कुछ डिफरेंस है, ऐसा कह रहा हूं मैं। नहीं होना चाहिए यार, नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। नहीं होना चाहिए, वो ठीक बात है क्या? नहीं है, प्रेम तो प्रेम ही है यार, और क्या है? नहीं, ऐसा सब तो प्रेम ही है, पैर के नीचे पैर में रहे, ऊपर मात्रा है, माँ है। पर यहाँ क्या है कि सहअस्तित्व में अनुभव होने के बाद जो प्रेम है ना, और वहाँ सहअस्तित्व की बात ही नहीं है, तो कहाँ अलग नहीं होगा। ऐसे शब्द परंपरा के अर्थ में बिल्कुल फर्क है। नहीं, जैसे शिष्य रविशंकर जी ने बोला है कि सब में परमात्मा का दर्शन प्रेम है, तो वो भी वही कह रहे हैं ना, सब समान है, शरीर अलग है, नहीं वो ठीक बात है। नहीं देखो क्या हो रहा है, जो भाषा के रूप में भले ही बोल रहे हैं, जैसे अब माने महावीर का तो नहीं पता अपन को, बट ये जो बात है, अब जैसे यदि अपन ने सभी में आत्मा के दर्शन कर लिए, तो अब दिक्कत क्या हो रही है कि हम चल रहे हैं तो अभी है ना, चलते समय झाड़ के चल रहे हैं, है ना, तो अभी थोड़ा सा अतिवाद हो जा रहा है ना। पानी भी पी रहे हैं तो लग रहा है हम जीव हत्या कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं क्योंकि सब जगह जीवन दिख रहा है अब, तो उस तरह से थोड़ा सा वो प्रेम का अति टाइप का हो जा रहा है ना, मतलब आप समझ रहे हैं ना। तो जो जब तक अपन माने हर चीज का ठीक से मूल्यांकन नहीं हो रहा है, फिर वहां पर ठीक है, वो सारी कड़ियां नहीं जुड़ी उसमें परंपरा में, इसलिए। वही। अच्छा, एक मैं कह रहा था, अरुण भाई जो कल कुछ बात चल रही थी, कमल मंगल जी नाम ले रहे थे, तो वो अरुण जैन जी है ना, वो जो छोटी बेटी को वहां एडमिट करवा रहे हैं। हाँ, अरुण भाई अभी नहीं है क्या, जुड़े हुए नहीं है तो है ना। हाँ बताओ तो कमाल कर रहे हो, पूरा बताओ यार। कुछ नहीं, कमल मंगल जी आए हुए थे, तो कमल मंगल जी ने छोटी बेटी से काफी देर तक 1-1.5 घंटे बात चली उसके साथ में। तो उसको जो पढ़ा रहे थे उसको बेसिकली मैथ वगैरह, तो वो आईसीएसई बोर्ड में पढ़ती है अभी सूरत में। तो उसका जो कंसेप्ट इतना बिगड़ा हुआ था, मतलब मैथ के प्रति, और पढ़ने में उसका रुचि भी नहीं है बिल्कुल। लेकिन कमल मंगल जी ने कल 1-1.5 घंटे उसको जो पढ़ाया, तो उसका जो मैं इंटरेस्ट देखा कि रात को 11 बजे से 12:30 बजे तक 1.5 घंटे तक वो इतनी मतलब तन्मयता से और जो कंसेप्ट से वो पढ़ा रहे थे कि जो उससे जोड़ रहे थे, मतलब प्रकृति के साथ में और रियलिटी के साथ, है ना। तो उसमें उन्होंने परसेंटेज को भी जोड़ा, कैसे परसेंटेज अपन निकाल सकते हैं। उन्होंने उसमें सब्ट्रैक्शन, प्लस एंड एरिया, पैरामीटर, तो जो सारी चीजें जो उसको मतलब उसकी जो स्पीड में दिख रहा था, उसकी कैलकुलेशन और उसका जो कंसेप्ट पकड़ में, तो उनको ऐसा लगा कि कमल मंगल जी ने बोला देखो आप जहाँ पढ़ा रहे हैं वहां तो मतलब बच्चे कंपटीशन के लिए भाग रहे हैं, एक दूसरा चीज मार्क्स के लिए भाग रहे हैं, ना कि कंसेप्ट के लिए। तो अपन को इसको चेंज करना चाहिए। तो मैंने कि मैं तो चाहती हूँ, क्योंकि मैं पूरे दिन अपनी बेटी को टाइम भी नहीं दे पाता और वो क्या करती रहती पूरे दिन वो भी पता नहीं चलता मेरे को। तो वो अपनी अलग दुनिया में जी रही है, मैं अलग दुनिया में जी रहा हूँ, है ना। और बात हम सब इसकी जीवन विद्या ही कर रहे हैं, तो कैसे इसको जोड़ूं मैं, कहाँ पे मेरे को भी पता नहीं चलता, मैं कितना टाइम दूं, क्या सिखाऊं, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे में भी गैप है। तो भैया बोले कि ऐसा करो, तो मैं स्कूल चालू कर रहा हूँ, सबसे पहला स्टूडेंट मेरा ये, मैंने कन्फर्म पहला एडमिशन मैं उसको करा देता हूँ, और नारगोल में आप करिए। और मैं तो चाहता हूँ, ज्योति का भी मन थोड़ा सा ऐसा है कि वो जो जॉब कर रही है उससे सेटिस्फाइड नहीं है, और कुछ आउटपुट भी नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है कि अब जिंदगी का निकल रहा है, क्योंकि अभी 45-47 के हो गए, और अब लग रहा है कि यार जितना भी टाइम बचा है अभी तक पीछे का मूल्यांकन हो चुका है,
आगे का मूल्यांकन नहीं हो पा रहा है कि क्या करना है। तो वो तो वातावरण और अध्ययन की रोशनी में और लोगों के साथ मिलकर हो पाएगा कि आगे की गति कैसे क्या करना है। तो वो तो इससे रिलेटेड लगा कि वो बोले ज्योति अरुण भाई वहां पर बेटी अकेली रहेगी या आप लोग साथ रहोगे? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? कल बात तो ये चल रही थी अरुण जी परिवार व शिफ्ट हो रहा है, बात चल रही थी, पूरा मैं सुन नहीं पाया। अरुण भाई हैं क्या गए? हेलो, वो है तो सही, स्पीकर भी खुला है पर आवाज नहीं आ रही है अरुण भैया की। तो ऐसा कैसा डिजाइन बनाया है वहां पर, वो थोड़ा पूछना था। उनका आवाज नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, कल कर लो। हाँ शायद टूट गया था। आवाज आ रही है? हाँ अभी आ रही है भैया। हाँ बस तो बस यही कहना है, मतलब कि हर बच्चा जिज्ञासु है और वो जो अपन बोले न्याय का याचक है और न्याय कर नहीं पा रहा है, तो वो जो चीज यदि उसके अंदर अपन वातावरण से और समझ के साथ उसको यदि घटित करते हैं तो एक बच्चा उत्साहपूर्वक और समाज में और संतुलन के साथ न्याय पूर्वक जी सकता है। ओवरऑल ये तो दिख रहा है पूरा क्लियर, लेकिन अभी हमारे पास हम ही में गैप है, तो बच्चे में गैप तो आने वाला है 100%। वो दिख रहा है ओवरऑल, अपने में भी दिख रहा है और बच्चे में भी दिख रहा है। तो वो कार्यक्रम रूपरेखा नहीं बन पा रही है। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि कुछ तो करना पड़ेगा चेंज, ऐसा लग रहा है अभी तो मेरे को भी कि अभी कुछ तो करना पड़ेगा, जिससे कुछ अपन इतनी अच्छी चीज अपने पास है उसको अपन यदि तीव्रता नहीं बनाएंगे तो कुछ वापस हम और मटेरियलिस्टिक हो जाएंगे थोड़ा आगे जाके। तो मेरे को ये अच्छा लग रहा है कि नहीं कुछ तो करना पड़ेगा। अब धीरे धीरे अब सहयोग को वातावरण देखते हैं कैसा बनता है, उस हफ्ते अपन डिसीजन लेंगे। धन्यवाद। हेलो अरुण भैया। हाँ भैया। वहाँ पर जैसे बच्ची का एडमिशन नारगोल में करवाया है, तो वहाँ पर क्या डिजाइन है? आप परिवार सहित रहोगे क्या वहाँ? अभी प्लानिंग परिवार का नहीं है। अभी तो एडमिशन करवाए मीन इन द सेंस अभी तो वो 7th में इस साल खत्म होगा तो 8th में आएगी। जब तक अपना भैया जो है ना मंगल जी, वहाँ हॉस्टल की है व्यवस्था, ऐसा क्या है क्या? हाँ है। अभी वहाँ पे वो कर रहे हैं प्लानिंग, पूरा प्लानिंग कर रहे हैं वो 5-10 परिवार का प्लानिंग कर रहे हैं वहाँ पे नारगोल में। और जीवन विद्या पूरा प्लानिंग उनका है कि बच्चों का और टीचरों का प्रिंसिपल का सारा अध्ययन हो जाए और सब धीरे धीरे करेंगे वो शिफ्टिंग ऐसा। चलो ठीक है। मुझे लगता है एक बार कमल भैया रहेंगे तो उनसे नारगोल की क्या प्लानिंग है उनसे समझना। अभी तो शुरू है नहीं, वहां पे रेजिडेंशियल नहीं है वहां पर कुछ भी, नेक्स्ट ईयर से प्लान कर रहे हैं। तो कमल मंगल भैया होंगे तो उनसे समझ एक बार सुनेंगे कि क्या योजना है नारगोल को लेकर के। बढ़िया। सबको नमस्ते। सभी कल करते हैं। बिल्कुल नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार।